Hello students, this is Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm going to start with the chapter number 6 of unit number 3 of class 11th economics, and that is rural development. Now, first of all, if I talk about the rural development, so what is the basic essence of this topic? How we can define the concept rural development? It is all about uplifting the rural areas by nourishing them with the latest services provided by the government in the urban areas. Now that is how we can link rural development कि आप जो अर्बन एरियाज में सर्विसेज दे रहे हैं वही सर्विसेज, वैसी ही सर्विसेज आपको रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड करानी चाहिए. यही है रूरल डेवलपमेंट. जैसी सड़कें सिटीज में है, अर्बन एरियाज में है, वैसे ही रोड्स, वैसे ही हॉस्पिटल्स, वैसे ही स्कूल्स, वैसे ही और तरीके की सर्विसेज रूरल एरियाज में भी होनी चाहिए. यही है रूरल डेवलपमेंट. और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे कि रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या बैरियर्स हैं, हमें किन एरियाज पर फोकस करने की जरूरत है, आगे गवर्नमेंट कैसे रूरल डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, क्या कर सकती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट. नाउ, रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. इट फोकसेस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग behind in the overall development of the village. तो यानी कि रूरल एरियाज जिन एरियाज में पीछे हैं, जिन चीजों में पीछे है, उन चीजों में उनको अपलिफ्ट करना, आगे लेकर आना. रूरल डेवलपमेंट कवर्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एज वेल एज ऑल दोज एस्पेक्ट्स which improve the living conditions of people in the rural areas. तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस नहीं करता, ये लगभग हर उस चीज के ऊपर फोकस करता है जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को सोशली अपलिफ्ट करे, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करे, उनका स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ाए. रूरल डेवलपमेंट is a comprehensive process which targets betterment in all aspect of rural areas. तो हर तरीके से रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों की बेटरमेंट हो, वो और आगे सक्सीड करें. अगेन वो तभी हो पाएगा जब उनका एरिया डेवलप करेगा. Thus, developing agriculture implies improvement of रूरल एरियाज. सो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की भी हम बात करते हैं, उसमें अगर डेवलपमेंट होगी तो पक्की बात है रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी. बिकॉज वी ऑल नो दिस थिंग दैट एग्रीकल्चर इज द बेसिक सोर्स ऑफ अर्निंग, इज द बेसिक ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरियाज. सो इफ वी टारगेट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, then it would leads to increased earning of the people, poor people living in the rural areas. Now let's start with the most important thing, that what are the key issues of rural development in India. That rural development की हम सब बात करते हैं, हम सबको लगता है कि हाँ रूरल एरियाज भी डेवलप होने चाहिए, वहां पे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहां पे ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट इतना हो कि लोगों का हेल्थ स्टेटस, उनके लिटरेसी, उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां मिलती रहे. बट
ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों नहीं हो पाता, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, वो जरा हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला बड़ा इश्यू क्या है रूरल डेवलपमेंट में? पहला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज being very basic input for production of goods and services need to be developed extensively। पहली बात, हमारे इस टॉपिक की हेडिंग में क्या गिवन है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मैं याद दिला दूं हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को, कि आपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर कवर किया है, a complete whole chapter, and I hope you remember the meaning of human resources। क्या थे ह्यूमन रिसोर्स? जरा जल्दी से रिवाइज करें, हम जल्दी से अपने माइंड में उसकी डेफिनेशन को रिकॉल करें। ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स इज बेसिकली अस। व्हाट इज द ह्यूमन कैपिटल? It is basically the stock of knowledge, talent, skills, education, health that we carry with ourselves. That is basically our human capital. So, as this point is saying कि human resource एक बहुत ही basic input है। दुनिया की कोई भी production process आप ले ले, human उसका एक basic input है। अगर वो डेवलप्ड होगा, अगर वो तरक्की कर रहा होगा, अगर उसके पास अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी स्किल्स होगी, अच्छा टैलेंट होगा, तो आपकी इकोनॉमी में भी आपको ग्रोथ, आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इट इंक्लूड्स फोकस किस पे? पहला, लिटरेसी पे, साक्षरता पे, मोर स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी। फीमेल की लिटरेसी के ऊपर हम बात करें, एजुकेशन के ऊपर बात करें, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करें। स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज के थ्रू करती है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने हमारी एक स्कीम लॉन्च करी, दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अ वेरी पॉपुलर scheme, more popularly known as the Skill India campaign, under which the government calls especially the unskilled young people to come and acquire any specific skill through which they can earn their living, simply like a mechanic or a carpenter or a plumber or a computer engineer or something like that. Next, health, addressing both sanitation and public health. So through this, the government is focusing on the human resource, on the development of human resource, but because we don't have a good human capital, the good human resource, that is why this is considered as the key issue of the rural development। हमारे पास आज भी अच्छी ह्यूमन कैपिटल की कमी है। लोग इतने लिटरेट नहीं हैं, लोग इतने स्किल्ड नहीं हैं, लोग इतने हेल्दी नहीं हैं, तो अच्छे ह्यूमन कैपिटल की हमारे पास कमी है, जो कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है रूरल डेवलपमेंट में। दूसरा पॉइंट जो यहां पर है हमारा, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स। आज भी लैंड एक बहुत बड़ा इशू रहता है, स्पेशली रूरल एरियाज में, जहां पर कुछ ही लोगों के पास लैंड की ऑनरशिप है, and rest of the people works as the landless laborers on those lands। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार को सबसे पहली चीज कि जो कुछ ही लोगों के पास लैंड की ऑनरशिप है,
उस चीज को कम करने के लिए विलेज में बाकी लैंडलेस लेबर्स को एक ऑफर दिया जाए टू परचेज देयर ओन लैंड एट सब्सिडाइज रेट्स। उनके पास जो लैंड है, अगर किसी के पास है भी छोटा मोटा लैंड, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए इसके ऊपर रिसर्च हो। उनको सब्सिडाइज रेट पर सीड्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये सब अलॉट किए जाए ताकि अगेन सॉइल की फर्टिलिटी बने रहे और प्रोडक्टिव जो प्रोडक्शन हुई है वो भी ज्यादा अच्छी हो। लैंड रिफॉर्म्स are very urgently required because land is very strategic in rural development. Land reforms are required for पहला, improvement in agriculture productivity, इसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, abolition of intermediaries, यानी कि mediators भी कम होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ टिलर ऑफ द सॉइल। कौन होते हैं टिलर ऑफ द सॉइल? जो एक्चुअली उस जमीन पे काम करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंडलेस लेबर्स। वो लोग जो जमीन के मालिक नहीं है लेकिन उस जमीन पर काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अब उनकी कैसी एक्सप्लॉयटेशन? मैं बता दूं कि मैंने इस टॉपिक के बारे में आपको फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर यानी कि इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990 में भी पढ़ाया है कि सरकार टिलर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी बड़े बड़े स्टेप्स उठा चुकी है। जैसे इट्स बीन अ लॉ नाउ that nobody can charge more than 1/3 as the rent of the land. 1/3 of what? 1/3 of the total production. तो अगर किसी ने 90 kgs, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 90 kgs अगर वीट उगाई, तो मैक्सिमम जो लैंड का ऑनर है he can ask for only 30 kgs, not more than that. अगर उससे ज्यादा होता है तो टिलर के पास यानी कि जो टेनेंट है, जो एक्चुअली लैंड पर काम कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट कर सकता है। और अगर टिलर टेनेंट भी नहीं है, वो डायरेक्टली जॉब कर रहा है किसी के अंदर, तो उसके भी अपने राइट्स हैं। यूजुअली रूरल फैमिलीज में जो विलेज में रहते हैं उसमें आपको मोस्ट ऑफ द ऐसे ही टिलर्स दिखेंगे जिनके पास अपना कोई लैंड नहीं है लेकिन किसी और के लैंड पे एज अ लेबर काम करते हैं। तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होती है और गवर्नमेंट को उनके अगेंस्ट में भी करना चाहिए। लास्ट, एलिमिनेटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टीवेटर्स। As I said, कल्टीवेटर्स की एक्सप्लॉयटेशन कम होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए और सरकार को उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए। अब आता है हमारा तीसरा मेन पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यह भी एक बहुत बड़ा की इशू है कि रूरल एरियाज में आज भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बहुत बड़ा ड्रीम है, जो ड्रीम जल्दी पूरा होता हुआ नहीं दिखता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपको याद होना चाहिए। एवरीथिंग विच वी सी अराउंड अस इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रॉम योर रोड्स, योर ब्रिजेस, योर कैनाल्स, योर डैम्स, योर स्कूल्स, योर हॉस्पिटल्स, द बिल्डिंग्स, इवन दोज थिंग्स विच यू कैन नॉट सी लाइक इंटरनेट, administrative services, telecommunication services. You cannot see such kind of thing, but you can actually observe, experience, you can feel those infrastructure. So, it is still a very big issue in the rural areas that the infrastructure is not yet developed.
Infrastructure includes those facilities which are important to increase overall production. ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ, अब इसमें हम रूरल एरियाज के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली किस बारे में बात कर रहे हैं. पहला, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए सरकार को पूरे 24 आवर्स की सर्विस अलॉट करनी चाहिए उनको. इरिगेशन, सिंचाई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आपको अलॉट करानी चाहिए. दूसरा, क्रेडिट मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस. ये क्या चीज है? गवर्नमेंट को माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओपन कराने चाहिए ताकि लोगों को क्रेडिट, उधारी की कोई कमी ना हो, हैसल फ्री लोन्स मिल सके विदाउट पुटिंग द कोलैटरल्स. फाइनेंशियल असिस्टेंस रूरल एरियाज में मिलनी चाहिए. वो लोग जो लोकल मनी लेंडर्स, महाजन्स, साहूकार्स, जमींदार्स, इनके ट्रैप में फंस जाते हैं और उसकी वजह से लाइफ लॉन्ग एक्सप्लॉइट होते रहते हैं, वो चीज खत्म होनी चाहिए. अगर आपके रूरल एरिया में अच्छी बैंकिंग सिस्टम होगी तो. कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स एंड हाईवेज, साथ में रेलवेज भी आप जोड़ सकते हैं. तो रोडवेज, हाईवेज, इन सब को आपको बिल्ड करना चाहिए ताकि रूरल एरियाज उनके साथ अटैच्ड हों. देन फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च. एग्रीकल्चर रिसर्च में क्या आता है आपका कि क्रॉप्स अगर फेलियर हो रही हैं तो उनको कौन से इंसेक्ट्स हैं जो जिनकी वजह से ये हो रहा है, क्रॉप के अगर डिजीज हैं तो वो क्या है, और क्या हम कर सकते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन एक एग्रीकल्चर रिसर्च का ही तो रिजल्ट था. अगर वो रिसर्च ना की गई होती तो शायद ग्रीन रेवोल्यूशन ना हम एक्सपीरियंस करते और ना ही हमें इतनी इंक्रीज्ड इनकम फार्मर्स की देखने को मिलती. देन नेक्स्ट, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी को पूरी तरीके से रोकना. यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा की इशू है. दैट 1/3 ऑफ रूरल इंडिया स्टिल लाइव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, कि आज भी 1/3 से ज्यादा रूरल इंडिया बहुत ही पुअर कंडीशंस में सरवाइव कर रही है. दैट इज वाई वी वुड लाइक टू सी अ डेवलप्ड रूरल इंडिया. फॉर दिस, उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्पेशल मेजर फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी मस्ट बी अंडरटेकन, कि स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए हमको. दूसरा, एफर्ट्स should be made to bring about significant improvement in the living conditions of the weaker section of the population. तो गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए कि जिससे जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो थोड़ी इंप्रूव हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिले, एटलीस्ट इतना खाना मिले कि वो सरवाइव कर सके, एक हेल्दी लाइफ जी सके. एम्फेसिस शुड बी लाइड ऑन एक्सेस टू प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि अगर सरकार सीधा उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर हिट करती है
इस टारगेट को पूरा करती है, तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहीं से मिल जाएगा. सो गवर्नमेंट शुड फोकस on providing a permanent means of work through which they can earn their living, and they can convert themselves from BPL to above the poverty line. Next, point number 5 is development of productive resources of each locality. So, whatever the productive resources we have to find them. हमें उस चीज को खोज के निकालना होगा कि किस एरिया में क्या प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं हर लोकेलिटी में से, ताकि वहां पर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बने, वो एरिया डेवलप हो, उस एरिया के अंदर लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, अच्छा हेल्थ स्टेटस हो, अच्छी लिटरेसी हो. वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड देन डेवलप प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी सो दैट अवेलेबल रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज टू द ऑप्टिमम. कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम जितना मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं हम यूज कर पाए. अगर आपके पास अच्छी एक्सट्रैक्शन यूनिट नहीं होगी, ऐसे लोग नहीं होंगे जो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, तो आपकी लोकेलिटी में रिसोर्सेज वेस्ट ही होंगे. अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन फार्म एंड नॉन फार्म एरियाज कैन बी एनहेंस्ड. अगेन, अगर आपके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा, अच्छी रिसोर्सेज होंगी दूसरी भी, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, दोनों फार्म एंड नॉन फार्म एरियाज में. तो ये बेसिकली कुछ इश्यूज हैं हमारे इस रूरल डेवलपमेंट में. नेक्स्ट इज अबाउट द रूरल क्रेडिट. क्या होता है ये रूरल क्रेडिट? गाइस, रूरल क्रेडिट इज ऑल अबाउट गिविंग क्रेडिट, मीन्स लोन्स, मीन्स फंड्स टू द रूरल इंडिविजुअल so that they can either start their own business or expand their business, or to help their daily living. Sometimes people takes loan for this as well, to buy new machineries, to expand the scale of their business. And yes, especially in the life of a farmer, they borrow money especially during the off season, so that again they can carry out their daily economic activities. So rural credit, we can say specifically in India, is really very important thing. Credit एक गरीब किसान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि साल के 12 महीने उनकी कमाई नहीं होती, और एक साल में कई बार ऐसे भी हालात आते हैं जब जितना पैसा उनके पास होता है वो कम पड़ जाता है. तो क्रेडिट, उधारी उनके लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उनकी एक्सेस में कोई सोफिस्टिकेटेड बैंकिंग सिस्टम नहीं होता. इसीलिए वो लोकल मनी लेंडर्स, महाजन, साहूकार, जमींदार इनके ट्रैप में फंस जाते हैं और लाइफ लॉन्ग डेट ट्रैप में ही फंसे रहते हैं, उधारी के जाल में फंसे रहते हैं. चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन में. रूरल क्रेडिट मीन्स द क्रेडिट फॉर द फार्मर्स इन रूरल एरियाज. क्रेडिट contributes to the growth in rural areas
Government should ensure an effective rural credit delivery system so that timely access to credit is made possible in order to enhance agriculture productivity. तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंश्योर करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए और अच्छा सिस्टम डिलीवर करना चाहिए जिससे टाइमली और जब मन चाहे तब रूरल इंडिविजुअल्स को, रूरल फार्मर्स को क्रेडिट मिल सके, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. अगर मैं सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की बात करूं तो ओवर टाइम बहुत सारे इसमें चेंजेस हैं. लाइक अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, नेबर्स, यहां से पैसा क्रेडिट पे लेने का सिस्टम स्टार्ट हुआ. धीरे धीरे ट्रेंड शिफ्ट हुआ लोकल मनी लेंडर्स की तरफ, जिसमें वही जमींदार, साहूकार, या आप बोल सकते थे कि कम्युनिटी में आप जहां रहते हैं उस लोकल एरिया में, उस लोकल विलेज में जो कुछ वेल्दी लोग होते हैं वो उधारी दे दिया करते थे और बदले में इंटरेस्ट अर्न करते थे. ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का पार्ट है. क्या होती है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज? ऐसी सोर्सेज ऑफ क्रेडिट विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, विच डू नॉट फॉलो एनी टर्म्स एंड कंडीशन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, एंड इफ देर इज एनी चांस और एनी केस ऑफ फ्रॉड तो गवर्नमेंट उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी. क्यों? क्योंकि ना तो कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, ना ही वो एज अ सोर्स ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, तो उसमें गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं कर पाती. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, हम अर्बन एरियाज में तो घिरे हुए हैं ऐसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से विच आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर भी हैं, which follows the terms and condition issued by the government. और अगर वहां पर कुछ भी आपके साथ गलत होता है देन आप आराम से गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, कंप्लेंट करवा सकते हैं. तो जरा एक बार हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसके बारे में. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स exploited small and marginal farmers. कि जो मनी लेंडर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो एक्सप्लॉइट करते थे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, छोटे मतलब बहुत ही छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को, एंड लैंडलेस लेबरर्स बाय लेंडिंग मनी टू देम ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो उनको कैसे मैनिपुलेट करना, उनको कैसे एक्सप्लॉइट करना कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता था, एंड बाय मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स टू कीप देम इन अ डेट ट्रैप, कि वही उनको इस तरीके से फंसाया करते थे कि वो लाइफ के अपने बड़े लंबे समय तक डेट ट्रैप यानी कि उधारी के जाल में फंसे रहते थे. अ मेजर चेंज अकर्ड आफ्टर 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of the rural credit. तो मल्टी एजेंसी का मतलब क्या कि जब एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांचेस हो, कुछ स्पेसिफिक भी बैंक्स हो जो कुछ ही एरियाज को टारगेट करते हो, जो स्पेसिफिक अपने ही एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया गया हो, तो गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ स्कीम्स के तहत कुछ ऐसे
स्पेशलाइज्ड बैंक्स खोले जिनका काम सिर्फ अपने उस पर्टिकुलर एरिया को अपलिफ्ट करना होता है. विद मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि अगर मॉडर्नाइजेशन है, अगर एग्रीकल्चर का अपग्रेडेशन हो रहा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, कि अब जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में बढ़ती जा रही है. आज की डेट में क्रेडिट पर ही मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस होती है. क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट सो मच इन ट्रेंड. लोग क्रेडिट कार्ड्स कैजुअली लेके मार्केट में चलते हैं और ट्रांजैक्शंस करते हैं. द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कैन बी क्लासिफाइड एज, पहला इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. आई जस्ट डिफरेंशिएटेड बिटवीन इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. मैंने उस चीज को पूरी तरीके से आपको समझाया है. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है, जिसे हम फॉर्मल सेक्टर का भी नाम दे रहे हैं. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज was established in 1904, which played a major role in shifting the role of informal sector to formal to provide rural credit. कि 1904 में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण हुआ, एस्टेब्लिश हुई, जिसने काफी हद तक इंडिया में इस नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर को स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा शेक करना शुरू कर दिया. अ मेजर चेंज अकर्ड आफ्टर 1969, बड़ा बदलाव 1969 के बाद आया, व्हेन इंडिया अडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टू एडुकेटली मीट द नीड्स ऑफ रूरल क्रेडिट. कि जब सरकार ने नेशनलाइज्ड बैंक, उनके मल्टी एजेंसी सोशल बैंकिंग यानी कि सोसाइटी के लिए एक्सेसिबल हो, स्टार्ट किया. ऑल्सो नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन जुलाई 1969 एक्सपेंडेड द रोल ऑफ फॉर्मल सेक्टर. तो नेशनलाइजेशन मतलब उसको ऑल ओवर द कंट्री फैलाया जाए, जिसने फॉर्मल सेक्टर को और कई गुना बढ़ाया. इन 1980 6 more commercial banks were nationalized, which further helped in expanding the role of institutional sources to grant credit. तो इसने भी हेल्प करी कि फॉर्मल सेक्टर को ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए, ज्यादा अफोर्डेबल बनाया जाए, आम लोग वहां पर आराम से हैसल फ्री अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करें. Some of the important institutional sources of credit are as follows. तो क्या है वो देखते हैं. The first one is the cooperative credit societies. क्या होती है cooperative credit societies? Guys, cooperative credit societies का मतलब कि जब कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिलके ही वो अपनी एक इतना अमाउंट इकट्ठा करते हैं कि अपनी कम्युनिटी के या अपने आसपास के लोगों के लिए वो लोन्स देते हैं और बाहर वालों से फंड्स एक्सेप्ट करते हैं. इट इज अ काइंड ऑफ अ वेरी स्मॉल बैंक, यू कैन से. Now these societies advance credit to the farmers at reasonable rate of interest. Now they contribute nearly 30% of the rural credit. The cooperative credit societies. These focus on the following objectives. Pehla, to free the farmers
फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। एक्सप्लॉयटेशन किसकी? फार्मर्स की, बड़े मनी लेंडर्स से, उसको बचाना, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, टू एडवांस क्रेडिट एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज पर लोन को प्रोवाइड कराना, ताकि अगेन लोगों का इंटरेस्ट बने, वो इन बैंक्स की तरफ ज्यादा आए, ज्यादा पैसा डिपॉजिट कराएं, ज्यादा बैंक से लोन पे पैसा लेके जाएं। टू स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटी ऑल ओवर द कंट्री, पूरे इंडिया में क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाना, ये भी उनका एक बहुत बड़ा काम था। दूसरा, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स मतलब ऐसे बैंक्स जो लॉन्ग टर्म लोन्स थे, ऐसे लॉन्ग टर्म लोन्स जिससे फार्मर्स अपने लैंड का लेवल अपग्रेड कर सके, उस पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बना सके, या आप बोल सकते हो कि वो अपने लैंड को ही मॉर्टगेज करके लंबे समय के लिए किसी दूसरे काम के लिए, लाइक हैवी मशीनरी परचेज करने के लिए लोन ले सके। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, these provide long term credit. The credit is granted against the mortgage of their lands. Objective of land development banks are, क्या है ऑब्जेक्टिव लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का? टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लंबे समय के लिए लोन देना। टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर परचेजिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स, कि जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स हैं उनको खरीदा जा सके। कंस्ट्रक्टिंग परमानेंट स्ट्रक्चर्स, किस पे? अपने लैंड पे कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हो अपने लैंड पे तो वो भी बना सकते हैं वो। इन शॉर्ट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के पीछे का एक ही लॉजिक, एक ही कंसेप्ट कि लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाए और बदले में आप एज कोलेटरल अपना ही लैंड रखवा सकते हैं, उसे मॉर्टगेज कर सकते हैं। तीसरा, कमर्शियल बैंक क्रेडिट। ये क्या है? सबसे पहली चीज तो आपको कमर्शियल बैंक, इस टर्म का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स which accept deposits and grant loans, accept deposit and grant loans in order to earn profit. So, commercial bank credit. After the nationalization in 1969, commercial banks played a major role in advancing credit. Commercial banks ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया क्रेडिट प्रोवाइड कराने में। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर, क्या ऑब्जेक्टिव हो गए? टू हेल्प द फार्मर्स डायरेक्टली बाय एक्सपेंडिंग देयर ब्रांचेस इन रूरल एरियाज, कि फार्मर्स की सीधा हेल्प की गई कि वो अपने अगेन रूरल एरियाज में और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो इनडायरेक्टली हेल्प द फार्मर्स थ्रू एजेंट्स, फार्मर्स की और हेल्प करना अपने एजेंट्स के थ्रू। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय देम थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। आपने देखा होगा कि बैंक्स अपनी स्कीम्स, अपने एजेंडाज, अपनी नई पॉलिसीज की बहुत एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि लोगों को पता रहे, लोगों की नॉलेज में रहे और लोग अट्रैक्ट हों। कितनी सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को बताना चाहती हैं कि देखो हम लोगों के लिए ये कर रहे हैं, आपके लिए वाली स्कीम है,
आपको खाली इतने % पर लोन मिल रहा है, इतने % पर आप अपनी सेविंग डिपॉजिट करा सकते हैं। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए कि लुक, गवर्नमेंट इज विद यू, कम एंड टेक द एडवांटेजेस व्हाट गवर्नमेंट्स आर ऑफरिंग। चौथा, रीजनल रूरल बैंक्स। क्या होता है रीजनल रूरल बैंक्स? गाइस, रीजनल रूरल बैंक्स एक पर्टिकुलर रूरल एरिया को कवर करता हुआ एक बैंक होता है। रीजनल रूरल बैंक की जो पॉलिसीज हैं वो एरिया टू एरिया वेरी कर सकती हैं। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। देयर इज अ विलेज इन से वेस्ट ऑफ राजस्थान, जहां पर आप बोल सकते हो कि सूखा ज्यादा है, पानी बहुत कम है, थोड़ा रेगिस्तान ज्यादा है। एक गांव वहां पर, और दूसरा गांव में लेके चल रहा हूं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, से नियर शिलोंग। वहां पर क्या है, वो एरिया थोड़ा वेट ज्यादा रहता है, बारिश ज्यादा होती है। उस विलेज के सरकमस्टांस और राजस्थान वाले विलेज के सरकमस्टांस बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। जब इन विलेजेस के सरकमस्टांस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो क्या सेम पॉलिसी से रीजनल रूरल बैंक वहां पे काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मान लो कि जो राजस्थान के गांव की हम बात कर रहे हैं, वहां पिछले 2 साल से सूखा ही पड़ा है, बारिश नहीं हुई, खेती बाड़ी नहीं हुई है, लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है। और दूसरी तरफ जो मैं शिलोंग के गांव की बात कर रहा हूं, वहां पिछले 2 सालों में बहुत अच्छी खेती हुई है, फार्मर्स को बहुत अच्छी अर्निंग हुई है, विलेज बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है। अब जो राजस्थान वाला गांव है, वहां पर रीजनल रूरल बैंक अपने लोन पर कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेगा? लो या बिल्कुल ना के बराबर। कंडीशंस आसान कर दी जाएंगी, लाइक बिना कोलेटरल के भी आप लोन लेके जा सकते हो। वहीं दूसरे वाले गांव में शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना कम ना किया जाए, उल्टा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि फार्मर्स अर्न कर रहे हैं। तो एरिया टू एरिया रीजनल रूरल बैंक अपना काम करते हैं, अपनी पॉलिसीज बनाते हैं और सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग उनको इंप्लीमेंट करते हैं। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि क्या एक रीजनल रूरल बैंक अपनी पॉलिसीज खुद बनाता है? नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से डिपार्टमेंट खोला हुआ है। उस डिपार्टमेंट का नाम है नाबार्ड। आप थोड़ी देर में उसे पढ़ेंगे, नीचे ही उसका नाम आएगा, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज नेशनल बैंक, ये रहा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये रीजनल रूरल बैंक्स के लिए पॉलिसीज बनाने का काम करता है, ताकि वो स्मूथली काम करते रहें, और क्रॉस चेक करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की कैसी कंडीशन है और कैसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स। These banks have been set up to cover the gap in the credit structure of the available facilities in the rural areas. The main objectives are, पहला, to open the branches in those areas, उन जगहों पे ब्रांचेस को ओपन किया जाए where there are no banking facilities available, कि उन एक्सट्रीम पुअर जगहों पे भी पहुंचना जहां पर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और मीडियम स्केल के फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड कराना, यह भी इनका एक बेसिक एजेंडा है। फिर आता है गाइस पॉइंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? SHGs। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड नाम है। Locally, this concept of self-help group is popularly known as
the committee system. You must have heard this word committee from your parents. So, what is the basic idea behind this self-help group or committee system? सबसे पहली बात, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं. वो थोड़े से मेंबर्स का अपना एक प्रॉपर वो होता है कि हाँ हर क्वार्टर के एंड में या हर मंथ के एंड में, और कुछ का वीकली भी होता है, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट सबमिट कराना होगा और उसके कुछ पीरियड के बाद यू विल गेट some extra money, and in between that period you are free to take loan at a very nominal rate of interest. So you can say that self-help group is nothing but creating your own personal bank, and it is created by only, means like 5, 10, 15, 20 people, not more than that. And you can say that the amount is not also very big. So along with a small amount, with a small group of people, you have constructed your own personal kind of bank. But you should know this thing, that if your self-help group is a very big team, say like 70-80 people are there, आपकी जो मंथली या एनुअली जो आपकी एक अमाउंट जा रहा है, इट्स इन करोड्स, लाइक 20 और 30 करोड्स, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप को सीज कर सकती है और आपको रिक्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट पहले कि अब आप अपने इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, रजिस्टर करवाओ, और एल्स इसकी फंक्शनिंग हम नहीं होने देंगे. तो थोड़ी डीप बातें हैं. रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स have emerged to fill the gap in the formal credit system, because the formal credit deliver mechanism has not only proven inadequate but has also not been fully integrated into the overall rural, social and community development. तो फॉर्मल सेक्टर ने कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं करके दिखाया, जिसकी वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कंसेप्ट बहुत ज्यादा चलन में आया. लोगों को फॉर्मल सेक्टर यानी कि कमर्शियल बैंक से ज्यादा इन पर यकीन होने लगा. क्यों? क्योंकि अपनी ही कम्युनिटी के लोग ये सारा काम करते थे. तो ऑब्जेक्टिव्स आर, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला, सिंस सम काइंड ऑफ कोलेटरल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि थोड़ा सा कोलेटरल रिक्वायर्ड होता है, मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पुअर हाउसहोल्ड वर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द क्रेडिट नेटवर्क. कि फॉर्मल सेक्टर में कोलेटरल की जरूरत होती है, इसीलिए बहुत बड़ा हिस्सा रूरल हाउसहोल्ड का इस फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से बाहर हो गया. द एसएचजीज प्रमोट थ्रिफ्ट इन दिस स्मॉल प्रोपोर्शन बाय अ मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ईच मेंबर. कि सबका अपना एक छोटा सा हिस्सा होता है कि लाइक आपको हफ्ते में 100 रुपए देने ही देने हैं. फ्रॉम दिस पूल्ड मनी, जो ये पैसा इकट्ठा हुआ है, क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स, उनको लोन दिया जाता है जिनको पैसे की जरूरत है, टू बी रीपेएबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो एक तरीके से अपने ही लोग मिलकर एक छोटा सा बैंक बनाते हैं जो आपको एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद देने होते हैं, वो भी एक बड़े नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. Now these have helped in the empowerment of women as easy loans are available for women. इन्होंने कहीं ना कहीं जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी लैंडिंग को आसान किया. फीमेल्स ने अपना ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना स्टार्ट किया. आपने भी सुना होगा कि आपकी सिस्टर या आपकी मदर ने अपनी एक कमेटी बनाई हुई है, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया हुआ है. तो इसने कहीं ना कहीं
वुमेन्स को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली लिबरल बनाया। These loans are mainly confined to consumption purposes। हाँ, ये मेनली कंजम्पशन पर्पस तक कन्फाइंड होता है। मींस इसके पीछे कोई ज्यादा ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का, बड़ी इन्वेस्टमेंट का नहीं होता। ये मोस्टली कंजम्पशन पर्पस के लिए कि लाइक इस मंथ मैंने टीवी परचेज करना था तो इस वजह से मैंने वहां से पैसा ले लिया। नेक्स्ट, नाबार्ड। मैंने नाबार्ड के बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नाबार्ड क्या काम करती है। गाइस, नाबार्ड डायरेक्टली वर्क्स अंडर आरबीआई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आरबीआई रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर डायरेक्टली निगरानी नहीं रख सकता, क्योंकि बहुत जगह फैला हुआ है, इंडिया बहुत बड़ा है, हर रूरल एरिया की अपनी अलग कंडीशन है, जिनको ऑब्जर्व करना आरबीआई के बस का काम नहीं है। तो आरबीआई ने अपने ही एक छोटी सी सब्सिडरी बनाई जिसका नाम रखा नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड का क्या काम, जैसा मैंने बताया, इन रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर नजर रखना। नाबार्ड खुद लोन नहीं देता, नाबार्ड पब्लिक से डील नहीं करता, लेकिन इन रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर पूरी नजर रखता है। छोटी मोटी कोऑपरेटिव क्रेडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं उनके ऊपर नजर रखता है और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज करता है। नाबार्ड वॉज सेटअप इन 1982 एज एन एपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब क्या होता है? टॉप मोस्ट। So apex body to coordinate the activities of all the institutions involved in the rural financing system। तो जितने भी लोग जो रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम में इन्वॉल्व हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखता है। इट्स मेन फंक्शंस आर टू एक्ट एज एन एपेक्स एजेंसी, द टॉप मोस्ट एजेंसी for the institution which advance credit in the rural areas। तो जो रूरल एरियाज में क्रेडिट देती हैं, लोन देती हैं, उनकी सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है। टू प्रमोट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द नॉन फार्म सेक्टर्स ऑल्सो। सो द नॉन फार्म सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर से अलग है, लाइक हॉर्टिकल्चर, ओपनिंग ऑस्टेबल्स, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, ये सारी नॉन फार्म एक्टिविटीज में आती है और इनको सपोर्ट करना फाइनेंशियली भी, ये भी नाबार्ड का काम है। टू कंट्रोल एंड इवेल्युएट द प्रोजेक्ट्स फाइनेंस्ड बाय इट, सिंपल। लास्ट, इट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कोऑर्डिनेट करना, इन्वॉल्व इन एडवांसिंग इन द रूरल क्रेडिट। तो इन शॉर्ट रूरल एरियाज में जितने भी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग है उन सबको कंट्रोल करने का काम भी नाबार्ड करता है। तो ये सारे क्या थे गाइस? आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। इसके बाद आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है और कहीं ना कहीं इनफॉर्मली काम करते हैं। विल टॉक अबाउट द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ाई करें, इनके बारे में नॉलेज गेन करें, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ें, उसके बारे में नॉलेज गेन करें। स्पेशली जस्ट हैव अ रिसर्च ऑन नाबार्ड, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फाइन, सो टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, keep revising and come back soon with our next video. Thank you so much. Bye bye.